लेखा शास्त्र विषय लेकर कक्षा 11वीं में पढ़ने वाले प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। विद्यार्थियों, आपकी वार्षिक परीक्षा निकट आ गई है और आपने राज्य स्तर से जारी प्रश्न बैंक का प्रिंट लेकर उसके अनुसार अपनी पढ़ाई जारी रखी होगी। विद्यार्थियों, कई सारे स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया है कि कक्षा 11वीं के लेखाकर्म विषय के जो सवाल के प्रश्न हैं उनका हल भी भेजा जाए। तो आइए आज की इस वीडियो से हम जान रहे हैं खाता बही और लेखांकन समीकरण के सवालों के हल के बारे में। विद्यार्थियों, ये लेखांकन समीकरण का जो सवाल है आपकी प्रश्न बैंक में है। आप प्रश्न बैंक खोल लीजिए। लिखा है, रोकड़ से व्यापार शुरू किया है, नगद माल खरीदा है, रमन से माल खरीदा है, 10,000 रुपये की लागत का माल नगद बेचा है। विद्यार्थियों, अकाउंटिंग इक्वेशन को सीखने के लिए हमें एक तो दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांतों की जानकारी होना चाहिए और साथ ही इस बात की जानकारी भी होना चाहिए कि जब व्यापार में कोई सौदा होता है, कोई लेन देन होता है, कोई ट्रांजैक्शन होता है, कोई व्यवहार होता है, तो उसके क्या दोहरे प्रभाव पड़ते हैं। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको अकाउंटिंग इक्वेशन के कॉलम बनाने में दिक्कत होती है। उन्हें समझ में नहीं आता है कि कौन कौन से कॉलम बनेंगे और किधर बनेंगे। तो विद्यार्थियों, आपको अकाउंटिंग इक्वेशन को सीखने के लिए एसेट्स और लायबिलिटीज़ के बारे में भी जानकारी होना चाहिए। कौन कौन सी मदें एसेट्स के अंतर्गत आती है, कौन कौन सी मदें लायबिलिटीज़ के अंतर्गत आती है। सबसे पहला हम देखते हैं विद्यार्थियों, अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने के लिए हमने कॉलम को मोटे रूप से दो भागों में बांटा है, असेट्स और लायबिलिटीज़। असेट्स में कौन कौन से कॉलम बनेंगे ये सवाल के ऊपर डिपेंड करता है। लिखा है, रोकड़ से व्यापार शुरू किया। विद्यार्थियों, जब हम रोकड़ से व्यापार शुरू करने वाला ट्रांजैक्शन देखते हैं तो इसके दो प्रभाव होते हैं। इसकी जनरल एंट्री को यदि हम देखते हैं तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट करते हैं, अर्थात जितनी रोकड़ होती है उतनी ही कैपिटल भी होती है। तो कैपिटल और रोकड़ का एक कॉलम हमने असेट्स और लायबिलिटीज़ की तरफ बनाना है। इसी प्रकार से नगद माल खरीदा है। जब माल खरीदते व्यापार में माल आता है तो स्टॉक का कॉलम हमको बनाना होता है। रमन से माल खरीदा। विद्यार्थी, उधार माल है। जब हम किसी से उधार माल खरीदते हैं तो हमारे क्रेडिटर्स बढ़ते हैं और क्रेडिटर्स का कॉलम हमको लायबिलिटीज़ की तरफ बनाना होता है। 10,000 रुपये की लागत का माल नगद बेचा है। 15,000 रुपये में विद्यार्थियों माल और रोकड़ का कॉलम हमारा बना हुआ है। आइए किस प्रकार से हमने इस सवाल को किया इसको जान लेते हैं। सबसे पहले हमने लिखा है, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। 90,000 रुपये रोकड़ लगाकर व्यापार शुरू किया है, उतनी ही रकम हमारी कैपिटल भी बन गई है। इसी प्रकार से नगद माल खरीदा है। तो विद्यार्थियों, नगद माल खरीदा है तो रुपया गया है और माल आया है। तो हमने लिखा है परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। स्टॉक में प्लस 30,000 और कैश में माइनस 30,000। न्यू इक्वेशन ज्ञात कर लिया है। विद्यार्थियों, दो लेन देन लिखने के पश्चात हमने न्यू इक्वेशन को ज्ञात कर लिया है। इसी प्रकार से रमन से माल खरीदा है। विद्यार्थियों, उधार माल खरीदा है तो स्टॉक तो प्लस हुआ है लेकिन हमारी जो क्रेडिटर्स है वो बढ़ गए हैं। तो हमने स्टॉक में प्लस किया, क्रेडिटर्स में लिखा है और न्यू इक्वेशन हमने ज्ञात किया है। इसी प्रकार से 10,000 रुपये की लागत का माल नगद बेचा है। 15,000 में विद्यार्थियों माल 10,000 का बेचा है। स्टॉक में हम देखते हैं कि 10,000 रुपये हमने माइनस कर दिए हैं और 10,000 का माल था 15 में बेचा है। तो कैश में हमने 15,000 रुपये प्लस किए। 5,000 रुपये का जो अंतर है वो हमारी कैपिटल में हमने प्लस कर दिया है। इस प्रकार से हमारा ये फाइनल इक्वेशन हो गया विद्यार्थियों। फिर हमने उत्तर लिखा है A इजिकल टू C प्लस L, अर्थात असेट्स बराबर कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़ होता है और ये रकम हमने लिख दी है। तो विद्यार्थियों, ये हमारा लेखांकन समीकरण का पहला सवाल था। फिर हम दूसरा सवाल देखते हैं। ये भी हमारी प्रश्न बैंक का ही सवाल है। व्यापार शुरू किया, रोकड़ से माल क्रय किया, रोकड़ी उधार, 50,000 रुपये की लागत का माल नगद बेच दिया है। 60,000 में निजी उपयोग के लिए नगद निकाल ली 10,000, अदत्त वेतन 3,000। विद्यार्थियों, कुछ नए आइटम इसमें आ गए हैं। हम देखते हैं असेट्स और लायबिलिटीज़ में बांटे हैं कॉलम को मोटे रूप से और कैश और स्टॉक का कॉलम हमने बनाया क्योंकि माल और रोकड़ लगाया था। इसी प्रकार से उधार माल भी खरीदा है तो हमने क्रेडिटर्स का कॉलम बनाया है लायबिलिटीज़ की तरफ। इसी प्रकार से अदत्त वेतन था विद्यार्थियों, तो अदत्त वेतन ये लायबिलिटीज़ होता है, आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो हमने लायबिलिटीज़ की तरफ इसका एक कॉलम बनाया है। अब इसको किस प्रकार से लिखा देखिए। व्यापार स्टार्ट किया है रोकड़ और माल से। विद्यार्थियों, रोकड़ और माल दोनों व्यापार में लगाएं, दोनों का योग पूंजी के बराबर है। तो ये देखिए हमने लिखा है, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश एंड गुड्स। 80,000 रुपये नगद लगाएं, स्टॉक 15,000, कुल मिला के 95,000 रुपये हमारी कैपिटल हो गई है। इसी प्रकार से माल खरीदा है, रोकड़ी भी है और उधार भी है। तो हमने लिखा है परचेस गुड्स। पहले रोकड़ी खरीदा है तो रुपया गया है और स्टॉक प्लस हुआ है, और जब उधार खरीदा है विद्यार्थियों
तो हमने उधार खरीदा है तो स्टॉक बढ़ गया है, लेकिन हमारे क्रेडिटर्स बढ़ गए हैं। इस प्रकार से हमने न्यू इक्वेशन लगा दिया है। फिर विद्यार्थियों लिखा है कि 50,000 रुपये की लागत का माल नगद बेच दिया 60,000 में, तो ये हमने सोल्ड गुड्स फॉर कैश 60,000 रुपये हमारे नगद आ गए हैं और 50,000 रुपये का माल चला गया है। इस प्रकार से 10,000 रुपये का जो अंतर है वो हमने कैपिटल में प्लस किया है और न्यू इक्वेशन लगा दिया है। इसी प्रकार से हम देखते हैं निजी उपयोग के लिए नगद निकाले हैं विद्यार्थियों, ड्राइंग्स किया है, तो ड्राइंग्स का प्रभाव एक तो कैश पर होता है विद्यार्थियों, कैपिटल पर होता है। तो यह आहरण खाता व्यक्तिगत खाता भी होता है, तो हमने देखा ये ड्राइंग्स को कैश में से माइनस किया है और कैपिटल में से हमने इसको माइनस भी किया है। इसी प्रकार से अदत्त वेतन जो था उसको हमने आउटस्टैंडिंग की तरफ लाइबिलिटीज़ में लिखा है आउटस्टैंडिंग में। और अदत्त का प्रभाव विद्यार्थियों दो जगह होता है, एक तो पूंजी में से माइनस होता है और आउटस्टैंडिंग में लिखा जाता है, तो हमने पूंजी में से माइनस कर आउटस्टैंडिंग में लिखा है। इस प्रकार से फाइनल इक्वेशन हमारा तैयार हो गया है और इसके लिए हमने सूत्र लगा दिया A=C+L और ये हमने आंकड़ों को लिख दिया है। तो विद्यार्थियों दोहरा लेखा प्रणाली के और पंजी प्रविष्टि के एसेट्स और लायबिलिटीज़ की यदि आपको जानकारी है तो ये बहुत आसान सवाल होते हैं। एक और बात करते हैं अकाउंट की। विद्यार्थियों मोहन का अकाउंट पूछा है, तो देखिए हमने मोहन से अकाउंट बनाया है। अकाउंट में विद्यार्थियों 2 पक्ष होते हैं और 4 कॉलम दोनों तरफ होते हैं। कुल 8 कॉलम हमारे खाते में होते हैं। डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट का हमने कॉलम बनाया। देखिए खाता पूछा था, प्रारंभिक शेष दिया है, जमा शेष दिया है विद्यार्थियों। हमने क्रेडिट से शुरुआत की है, बाई बैलेंस BD 6,300 रुपये। इसी प्रकार से उन्हें भुगतान किया, मतलब मोहन को भुगतान किया है। तो जितने भी भुगतान होते हैं विद्यार्थियों, हमको जनरल एंट्री करके भी कंफर्म कर सकते हैं कि उन्हें भुगतान किया, तो मोहन डेबिट टू कैश अकाउंट हो गया है। तो आप देखिए ये यहाँ पर हमने मोहन के इसमें लिख दिया है टू कैश अकाउंट। इसी प्रकार से उनसे उधार माल खरीदा तो मोहन से उधार खरीदा है, तो मोहन से उधार खरीदा है तो आप देख लीजिए ये हमने लिख दिया है बाय परचेसेस अकाउंट। इसी प्रकार से उन्हें चेक दिया, हमने मोहन को चेक दिया टू बैंक अकाउंट। उन्हें माल वापस किया तो खरीदा हुआ माल वापस किया है, परचेज रिटर्न है, तो परचेज रिटर्न को हमने डेबिट में लिखा है 1,000 रुपये। और जिधर का योग बड़ा होगा उधर का योग हमने पहले लगा दिया, तो क्रेडिट का योग बड़ा था उसमें से डेबिट का योग घटा दिया है, 2,000 रुपये हमारा बैलेंस हो गया है। ये बैलेंस हमने लिख दिया और इसको अगले माह की 1 तारीख को लाके छोड़ दिया। तो विद्यार्थी ये जो 3 सवाल थे मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अगले वीडियो में हम फिर बात करेंगे बाकी और सवाल की। कोशिश ये रहेगी कि सभी सवाल के वीडियो आप तक पहुंच जाए, जिससे कि आपको समझ में भी आ जाए। और दूसरा मैं आपसे ये भी कहूँगा कि इसी प्रकार के आपकी किताब के और सवाल की प्रैक्टिस भी करें और सवाल छुड़ाएं भी, जिससे कि परीक्षा में आपको किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो। विद्यार्थियों चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को भी बताएं। और आपकी कोई क्वेरी हो इन सवालों के संबंध में तो आप ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में डालें, जिससे कि उनका भी समाधान किया जा सके। धन्यवाद।